क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, और अगर बाकी क्वेश्चंस भी देखने हो तो देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इस तरह का, ये नहीं, ये तो बुक का क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ गया, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, एज ये पूरा सवाल आया हुआ है एज इट इज, मतलब इंफॉर्मेशन थोड़ी वैल्यूज वगैरह चेंज थी, कंपनी का नाम चेंज था, पेपर में सवाल आया था, वरना बाकी जितने भी सवाल आया है ना, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, वो अलग से सवाल नहीं था, वो सवाल मिक्स था किसके साथ, वेटेड एवरेज के साथ, मतलब जिसमें बाकी भी लोन थे और साथ इक्विटी भी था, लेकिन ये एक अलग से क्वेश्चन है। और अब ये एक प्रैक्टिकल सवाल भी है, तो इसको हमने समझ के करना है। पहला तो लिखा हुआ है कि जिम्बा पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। ऑल इक्विटी फाइनेंस का मतलब होता है जीरो गियरिंग, मतलब इसमें लॉन्ग टर्म डेट है ही नहीं। which makes part of digital cameras, the company pay out all available profit as dividend, the company pay out all available profit as, वो कहता है जी सारा प्रॉफिट ही वो क्या कर देते हैं, डिविडेंड के तौर पर। जिम्बा पब्लिक कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, कहते हैं हैज अ शेयर कैपिटल, ये जो 15 मिलियन है ये अमाउंट है या नंबर है, ये 15 मिलियन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, 15 मिलियन उसके शेयर्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स को मैं शेयर वैल्यू, मार्केट शेयर की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो पता क्या फाइंड होता है, वैल्यू ऑफ द कंपनी। लेकिन एक शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर, तो वो क्या चीज आ जाती है, वैल्यू ऑफ किसकी, इक्विटी की वैल्यू आती है ना, और इक्विटी बराबर होता है नेट एसेट्स के, और नेट एसेट की वैल्यू ही कंपनी की वैल्यू होती है। और अगर आप कहो कि सर अगर नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू पे कोई कंपनी जा रही है, वो उसकी गुडविल होती है, मतलब नेट एसेट आपके पास जितने हैं उससे भी ज्यादा वैल्यू पे अगर आपकी कंपनी बिक रही है, तो इसका मतलब है वो आप अपना नाम बेच रहे हो, गुडविल है। अदरवाइज नेट एसेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कंपनी होती है। और वो कैसे फाइंड करते हैं, या तो कंपनी के सारे जो फ्यूचर कैश फ्लो हैं कंपनी के, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो, या फिर सिंपल मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से। उसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं ऑन सितंबर 2000 इट एक्सपेक्टेड टू पे एन एनुअल डिविडेंड 20 पर शेयर, कहते हैं जनाब हर शेयर के ऊपर एनुअल साल का कितना डिविडेंड दे रहे हैं। In the absence of any further investment, the company expected next 3 annual dividend payments also ₹20 per share. But thereafter, अब देखिए अगर आपने ना प्रैक्टिकली समझना है ना क्या लिखा हुआ है, if in the absence of any further investment to company expected in next 3 years, कहते हैं अगले 3 साल, ऊपर ये क्या लिख रहा है, वो सारा प्रॉफिट क्या कर देता है, डिविडेंड दे देता है। अब अगर वो सारा प्रॉफिट डिविडेंड दे देगा तो री इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही। री इन्वेस्टमेंट कैसी होती है कि थोड़ा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे डिविडेंड के तौर पे, कुछ प्रॉफिट रख के री इन्वेस्ट करे, या अगर वो कहता है कि मैंने नहीं फिर भी प्रॉफिट देना, तो फिर नए इन्वेस्टर आएंगे तो तब डिविडेंड ग्रो करेगा। डिविडेंड कब ग्रो करेगा, जब आपके एसेट्स बढ़ेंगे, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट 2 तरीकों से बढ़ सकती है, 3 तरीकों से, या शेयर इशू कर दो, या लोन ले लो, या रिटेन अर्निंग करो। अब अगर आपने ना लोन लिया, ना शेयर इशू किए, और ना अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपकी ग्रोथ कहां होनी है। तो इसलिए वो कहता है 3 साल तक ना आप लोगों का जो डिविडेंड है वो कितना रहा, 20। देयर आफ्टर 2% पर एनम ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड इन परपेचुटी, कहता है उसके बाद ना 2% के हिसाब से ना वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। यहां तक एक सवाल पूरा हो गया, बल्कि नहीं एक और लाइन भी है, द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज करंटली 15% पर एनम, यहां तक एक सवाल पूरा हो गया। आगे वो कहता है द कंपनी इज कंसीडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट विच वुड रिक्वायर्ड इनिशियल आउटले 500 मिलियन, कहता है वो चाहती है नई इन्वेस्टमेंट है, जो कि नई इन्वेस्टमेंट कितनी है, 500 मिलियन। अब वो कहता है ऑन सितंबर 20 इन इफ दिस इन्वेस्टमेंट वाज फाइनेंस्ड by a 1-for-3 right issue, कहता है हर 3 शेयर के बदले कितना शेयर दे देंगे, 1। तो इसका मतलब है इक्विटी फाइनेंस कर रहा है या डेट फाइनेंस कर रहा है, इक्विटी फाइनेंस। आपको कितने पैसे चाहिए,
500 मिलियन। अब 500 मिलियन के लिए वो नया शेयर इशू कर रहा है, वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं राइट शेयर इशू कर देते हैं। राइट शेयर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको शेयर इशू कर देते हैं। तो कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 1/3। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 1/3। टोटल शेयर कितने हैं भला? 15 मिलियन। अब नया शेयर कितने इशू करने जा रहे हैं? अब 5 मिलियन नया शेयर इशू करने जा रहे हैं, और कितने में इशू हो जाएंगे वो? 500 के रुपीज है ये। आगे चलते हैं, कहते हैं इट वुड एनेबल द डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज टू ₹21 30 September 2001 and all further dividend would be increased by 4% per annum। कहते हैं अगर आप ये नई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो डिविडेंड है, ग्रोथ रेट है, वो कितना हो जाएगा? 2% की बजाय 4%। और आपका डिविडेंड पहले कितना था? 20 रुपए, और वो कितना हो जाएगा? 21 रुपए। आगे वो कहता है the new investment is however riskier than the average existing investment as a result of which the company overall cost of equity would increased 16%। पहले कितना था? 15%। अब कितना हो गया? 16%। कहता है बाकी चीजें सेम है। सबसे पहले वो कहता है assuming that Zimba public company remain all equity finance and using the dividend valuation model calculate expected ex dividend price per share if the new investment does not take place। ये जो चीजें है ना, मैं थोड़ा सा दोबारा एक दफा साफ करके इसको एक टाइम लाइन बना देता हूं। यहां से पहले ना ये जो रेड लाइन नजर आ रही है सबको, इससे पहले एक सवाल है, उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट के साथ ये सारी आगे नई बातें हैं। ग्रोथ रेट नया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नया, डिविडेंड नया। पुराना डिविडेंड 20 रुपए, पुराना कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, पुराना ग्रोथ रेट 2%। कहते हैं अगर आपने नई इन्वेस्टमेंट नहीं की तो मार्केट वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? एक्सपेक्टेड एक्स डिविडेंड प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर मार्केट वैल्यू को कहते हैं। आप कहते हो सर ये एक्स डिविडेंड भी लिखा हो, हम भी तो एक्स डिविडेंड करते हैं, हम फाइंड ही एक्स डिविडेंड करते हैं। और कहता है इफ इन्वेस्टमेंट डज नॉट टेक प्लेस, तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला याद है सबको? मार्केट वैल्यू का फार्मूला होता है D इंटू 1+G ओवर KE माइनस। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहां पर पहले 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट फिक्स है, फिर उसके बाद ग्रो करती है। 3 साल के लिए फिक्स है, उसके बाद ग्रो करती है। तो कौन बताएगा? क्या फॉर्मेट था नाहिल? बताएं जरा। हम ईयर लिखते थे 1 2 3 4 प्लस फॉर्मेट तो पता है ना इसका? तो बताएं पहले साल का डिविडेंड क्या है? 20। दूसरे साल का 20। तीसरे साल का 20। चौथे साल का 20 इंटू 1+G कितना है? 2% ओवर KE कितना है? 0.15 माइनस 0.02। सवाल आपने किया है ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिख दिया। अगर सवाल आपने नहीं किया तो सबसे पहले सवाल पर इंफॉर्मेशन देखें कि वो पहले के लिए बता रहा है कि जी पहले 3 साल के लिए डिविडेंड 20 है, फिर उसके बाद 2% ग्रो करता है। कल सवाल हमने किया था इस तरह का, तो हमने क्या किया? और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तब कितना था? 15%। तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर फाइंड कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। कितना आंसर आ रहा है? 156 ये बात ठीक है जो मैंने तीसरे साल के नीचे लिखा? क्यों बोला? क्योंकि जब भी बाद में कोई एन्युटी या परपेचुटी होती है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है 1 टाइम बैकवर्ड पे आती है। ये मेरे पास कैश फ्लो हो गया 20 176.9। फिर मैं डिस्काउंट फैक्टर लेता हूं। तरीकाकार आता है 1 डिवाइडेड बाय 1.15। अपना अपना सब लोग कैलकुलेटर निकालो और मुझे वैल्यू फाइंड करके दो। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 पता है ना इस चीज का? नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, बताएं फिर। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 बताओ कितना आंसर आ रहा है? 0.875। नहीं 3 डिजिट बताते थे। पहला 0.869। नेक्स्ट
0.756 0.658 प्रेजेंट वैल्यू जी। 3 साल में 20 देगा तो 1 2 3 तो वहां पे 20.1 किधर चौथे साल, तो ये 20 इंटू 1 प्लस 0.02 वो कर तो दिया है, और उसके बाद परपेचुटी भी है ना, उसके बाद तो अगले सारे फिर उसी ग्रोथ रेट के साथ जाएंगे, तो उसके ऊपर हमने ये फार्मूला लगा दिया। हाँ जी मेरे भाई बता दें फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू, पहले की 20 को मल्टीप्लाई करें जरा 0.869 से 17.38, दूसरे को मल्टीप्लाई करें 15.12 और लास्ट वन इज 116.4। इन सब को प्लस करें तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी, तीनों को प्लस करें 148.8, ये पहले पार्ट का आंसर। वही रिपीटेड क्वेश्चन ही था ये, इसमें नई बात एक इसके अंदर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब वो कहता है जी नई इन्वेस्टमेंट की, कोई नोट तो नहीं करना किसी ने। अब कहते हैं नई इन्वेस्टमेंट की, अब नई इन्वेस्टमेंट के बाद रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं assuming that Zimba Public Company remain all equity finance and using the dividend valuation model, calculate expected price per share if the new investment does take place। कहता अगर नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर प्राइस पर शेयर क्या हो। अब अगले साल के लिए उसने ये नहीं कहा कि पहले 3 साल के लिए 20 है, वो कहते हैं अगले साल के लिए डिविडेंड कितना हो जाएगा 21, ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा 4%, और ये कितना हो जाएगा 16%। हम कहां पर खड़े हैं करंट ईयर पे, काम किसके लिए कर रहे हैं अगले साल की। अगर नई इन्वेस्टमेंट कर दी तो क्या होगा, वो कहता है डिविडेंड 20 से 21 हो जाएगा, ग्रोथ रेट 4% हो जाएगी। और इसके अंदर उसने एक चीज इस्तेमाल किया है जो कि वैलिड भी है, करनी भी चाहिए, कि जब हमने फार्मूला लगाया ना मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी ओवर के ई माइनस जी। डिविडेंड कितना है 21 रुपए, के ई 16% माइनस 0.0। अब एक प्रॉब्लम, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने यहां पर 1 प्लस जी क्यों नहीं लिखा, हालांकि 4% है। फिर आप कहते हैं सर नीचे तो आप लिख रहे हैं, हमारा फार्मूला क्या होता है डी के साथ, डी इंटू 1 प्लस जी। वो जो 1 प्लस जी होता है वो ग्रोथ होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। वो तो कह रहा है कि आज 20 है, अगले साल का 21 है, अगले साल का 21 है, उसके बाद ग्रो करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन उसने आज खड़े होके वो 1 प्लस जी का जो फैक्टर है वो पहले ही एक तरह का दे दिया है। अगर वो कहता ना कि आज मेरे पास 20 है, अगले साल 20% बढ़ेगा, 1% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, तो मैं 4% से मल्टीप्लाई करता। तो सपोज दैट मैं कहता हूं कि आज मेरे पास 20 है, आज मैं कहता हूं ये मेरा डिविडेंड ना अगले साल सपोज मैं कहता हूं कि 5% बढ़ेगा, क्या कहता हूं, अब मैं क्या करता इंटू 1 प्लस 5%, मेरा आंसर क्या आ जाता 21। अगर मैं आपको ये कहता कि मेरे साथ मेरा अगला डिविडेंड 21 है, इसका मतलब है मैंने विद ग्रोथ अगला डिविडेंड आपको बता दिया है, 1 प्लस जी करने की जरूरत। अगर वो कहता हमें कि आज का डिविडेंड 20 है, अगले साल 20% बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा, तो फिर हम 1 प्लस जी जरूर करते। लेकिन वो खुद कह रहा है कि अगले साल का ये डिविडेंड है, तो उसके अंदर वो जो ग्रोथ फैक्टर है वो उसने उसके अंदर ऐड करके हमें बता दिया।
तो फिर 1+4% करने की जरूरत नहीं है, वो फिर अगले सालों के लिए होगा। जब हम 2021 में चले जाएंगे और 2021 के बाद वो 4% होगा। अगर वो करंट ईयर का डिविडेंड देके सिर्फ ग्रोथ बताता तो हम 1+G करते, लेकिन उसने डिविडेंड ही अगले साल का बता दिया, मतलब ये जो फैक्टर है उसने उसको मल्टीप्लाई करके बता दिया, तो फिर हमें उसके करने की जरूरत नहीं होती। तो ये पेपर में सवाल भी आया हुआ है, ऐसे ही आया था। तो आई कैप ने ये फिर एतराज भी किया, नाराज भी हुआ कि बच्चों ने, हालांकि मैंने अपनी बुक से सवाल दिया है, फिर भी बच्चों ने 21 को भी 1+G से मल्टीप्लाई किया हुआ था। अगले साल का डिविडेंड अगले साल के लिए फाइंड कर रहे हैं, अगले साल का डिविडेंड बताया हुआ है और हम उस डिविडेंड को फिर 4% से मल्टीप्लाई करके उससे अगले साल का डिविडेंड बना रहे हैं। तो इसलिए यहां पर आपने 1+G नहीं करना था, बस, बाकी और कोई मसला नहीं है। कितनी मार्केट वैल्यू आ गई? 170 पूरा पूरा। अब उसने कहा कि प्यारे भाई सी पार्ट, कंपेयर द मार्केट वैल्यू विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमिन वेदर द न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन। कहता पहले तो बताओ पिछले साल की मार्केट वैल्यू और इस साल की मार्केट वैल्यू, आप मुझे बता सकते हो? मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, पिछले साल कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 15 मिलियन थे, 15 मिलियन थे ना। और एक शेयर की क्या वैल्यू थी पहले बगैर इन्वेस्टमेंट के? कितना? 148.88। कितनी आ गई टोटल मार्केट वैल्यू? 2233.2। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? एक शेयर की वैल्यू क्या है? अच्छा, वैसे पर शेयर वैल्यू से हमें पता नहीं चल रहा कि हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए? पहले क्या एक शेयर की वैल्यू चल रही थी 148, अब कितनी होगी? 175। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा और उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिल रहा है या वो जो फेयर वैल्यू में इजाफा है वो कम हो। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इन टोटल में हल करेंगे, सिर्फ पर शेयर को नहीं देखेंगे बल्कि टोटल देखेंगे। आप मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट से पहले नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 15 मिलियन थे, तब वैल्यू क्या कितनी थी? 148। आप कहेंगे ये हमें तो बताई नहीं क्वेश्चन के अंदर, सच में नहीं बताई, फिर कहां से आई? फाइंड किया फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब कितनी मार्केट वैल्यू आ गई? 2500 पूरी पूरी। इंक्रीज 3500, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू कितना? मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ 1266.8। एक्सपेंसेस या आउटले ऑन इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस के लफ्ज की बजाय कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी कॉस्ट है जी इन्वेस्टमेंट के ऊपर? 500। कितनी इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट के ऊपर? कितना? वो कहते हैं ना कंपनी कंसीडरिंग, यहां पर मैं अरेज करके पढ़ देता हूं। कंपनी इज कंसीडरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट विच वुड रिक्वायर इनिशियल आउटले। आउटले का मतलब क्या होता है? आउटले किसे कहते हैं? खर्चों को कहते हैं आउटले, एक्सपेंसेस के। इकोनॉमिक्स पढ़ा तो हुआ है, उसमें ना एक आउटले मेथड होता है। आउटले मेथड मैंने तब याद हुआ था जब हमने आउटले मेथड पढ़ा था, जो आउटलेट को थोड़ा गूगल किया था तो पता चला कि आउटले खर्चों को कहते हैं, अखराजात को कहते हैं। कहते हैं कितना खर्चा आ रहा है? अच्छा, आपका 500 मिलियन का खर्चा आया, ये रुपीज एंड मिलियन है, और आपकी कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर 1266 मिलियन का इजाफा हुआ। तो बताओ आप, पहले उसने कहा जी अलग अलग मार्केट वैल्यू बताएं, उसका डिफरेंस बताएं। फिर उसने पूछा कि बताओ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बताओ 500 का आपका खर्चा हुआ, जिससे आपकी कंपनी की वैल्यू में जो इजाफा हुआ, एसेट्स की वैल्यू में इजाफा हुआ, वो कितना हुआ? 1266.8 मिलियन। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या आउटले ऑफ इन्वेस्टमेंट 500 मिलियन। नेट इंक्रीज इन
मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी 766.8, तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? ये इसका फिर हमने लिखना है, ये नहीं कि मैंने जवाब दे दिया आई कैप समझ जाएगा, आई कैप बच्चा है, आई कैप को सब कुछ आपने समझाना है और सब कुछ वो जो उसने पूछा है, ये नहीं शुरू हो जाना, सिर्फ वो बताना है जो उसने पूछा है और वो लाजमी बताना है। और आपने ये सी पार्ट में लिखना है बिकॉज इंक्रीज in value of company is more than initial outlay by rupees 768.8, फिर सो ये अब आपका डिसीजन है, ये जवाब है असल, उसने कहा है ना यहां पर करे सी पार्ट, कहता वेदर द न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन, तो आपने लिखना है सो न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन। अच्छा ये जो सेंटेंस है ना ये आपने क्वेश्चन से लिखना है, अपनी अंग्रेजी नहीं लिखनी, क्योंकि आपकी अंग्रेजी का ना कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो डिसीजन है ना जो उसने पूछा यस या नो, यहां पर क्या होना है, न्यू इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी अंडरटेकन या शुड बी अंडरटेकन, ये आपका ये इस सवाल का जवाब था। इसमें मेरे ख्याल में उसके अलावा बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता हो जानी चाहिए थी। उसने वैल्यू पूछी इन्वेस्टमेंट से पहले, इन्वेस्टमेंट के बाद, हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी थी, बिल्कुल वैल्यू का तरीका, एक शेयर की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, उसको टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करो तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। और ये पेपर में एज इट इज सवाल पास पेपर में आपको मिलेगा एज इट इज, कल का जो आपका होमवर्क होगा वो होगा भी सही, तो आपको वहां पर पता भी चल जाएगा। अब मुझे बताएं बाकी सवाल कितने आपको करवाऊं, कौन से सवाल में कोई पढ़ने में अंग्रेजी में कोई इशू है तो बताएं, या फिर आगे चले, कोई इशू नहीं है, सारे सवाल हो गए, जबरदस्त। अगर सच में हैं 23 नहीं हुआ था, क्या हुआ, अच्छा बॉन्ड वाला था, MCQs है। अच्छा इसमें जो सवाल मैंने अभी आपको बताया था ना वो आया हुआ है ये वाला 11 नंबर का सवाल आया ऑटम 23 में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये आपने कल आपके होमवर्क के तौर पर है, हम आगे पढ़ते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन ऐसा गया, बस थोड़ा सा उसने एक दरी सी बात है थोड़ा बहुत उसने चेंज करना ही था, लेकिन वो मेरे ख्याल में कोई आपको इशू नहीं होगा। उसने क्या किया इसमें, उसने कहा ना पिछला आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15% है, नया 16% है, उसने बताया नहीं बल्कि उसने एक बीटा फैक्टर दे दिया, कहते खुद ही पहले इतना बीटा फैक्टर था अब इतना बीटा फैक्टर हो गया, तो पिछले बीटा फैक्टर से के ई फाइंड होगा पिछली इन्वेस्टमेंट का, नया के ई फाइंड होगा नया बीटा फैक्टर से, और बीटा फैक्टर वाला आपको फार्मूला आता है ना, RF प्लस बीटा इनटू RM माइनस RF, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और अगर ओवरऑल देखें तो ये ऑटम 23 का सवाल है। अब आज जो थोड़ा सा मैंने पढ़ाना है वो बिल्कुल पुराना ही है, कोई नई चीज नहीं है, जो नई चीज आएगी ना वो हमने कल पढ़नी है, अभी पुरानी चीज पढ़ लेते हैं। पुरानी चीज में आ जाता है, हम सबसे पहले करते हैं पी शेयर एंड डेट, ये ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं, बस एक फर्क होता है, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, वो फर्क क्या है वो मैं आपको बताऊं। मैं क्योंकि आपको मेन आज सिर्फ कंपनी का केस जो पेपर में आता है वो बताऊंगा, कल छोटी छोटी और बातें बता के इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी सिर्फ मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, कल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, फिर आगे चले जाएंगे। पी शेयर हो या डेट हो, ये दो टाइप के होते हैं, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल, इररिडीमेबल और इररिडीमेबल का मतलब किसी को आता है, इनमें फर्क का पता है किसी को? रिडीमेबल का मतलब है पी शेयर हो या डेट हो, कंपनी देगी लोगों को पैसा, ले लेगी, कुछ साल के बाद वापस
दे दी। और इररिडीमेबल का क्या मतलब है कि कंपनी जो इशू कर दिया, अब इन्वेस्टर चाहे तो एक्सचेंज जाकर स्टॉक एक्सचेंज में बेच दे किसी और इन्वेस्टर को, कंपनी ने वापस नहीं खरीदने, अंडर सम प्रोविजन, कुछ खास प्रोविजन के तहत रिडेम्पशन पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल नहीं होती। तो फिर इररिडीमेबल तो परपेचुअली ना बन गया, जो इररिडीमेबल है वो परपेचुअली ना बन गया। फिर तो अगर इररिडीमेबल है तो इररिडीमेबल पी शेयर में कैसे करना है काम, और इनरिडीमेबल डेट में कैसे काम करना है, रिडीमेबल हम कल पढ़ेंगे। अब इसमें मैं आपको फिलहाल कौन सा केस पढ़ा रहा हूं, कंपनी का, इन्वेस्टर का नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्क होता है इन्वेस्टर और कंपनी के केस में। पी शेयर का फार्मूला क्या होगा, अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करूं तो डी ओवर के पी, डी ओवर के पी, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, पी शेयर के ऊपर डिविडेंड जो मिल रहा है, और के पी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी था पहले, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और यहां पर क्या फार्मूला होता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी ओवर के डी, आई इंटू 1 माइनस टी ओवर के डी। आई क्या चीज है, इंटरेस्ट रेट या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे मैं कैपिटल आई लिख देता हूं। ओवर के डी। इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू पर अप्लाई होता है या फेस वैल्यू पर अप्लाई होता है, इंटरेस्ट जो अप्लाई होता है कूपन रेट, नॉमिनल रेट, वो किस फेस वैल्यू पर हमेशा अप्लाई होता है या मार्केट वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। और अगर फेस वैल्यू कभी जिंदगी में ना गिवन हो तो क्या लेट करेंगे, 100 या 1000, 100 या 1000, 10 भी कर सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन जो हमारी बुक में लिखा हुआ है वो 100 और 1000 का लिखा हुआ है, 100 या 1000। अगर मार्केट वैल्यू गिवन है 950 तो हमें फेस वैल्यू कौन सी अज्यूम करनी चाहिए, 1000। अगर मार्केट वैल्यू गिवन है 90, 110, 150, 140, तो फिर कौन सी मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 100। अगर मार्केट वैल्यू 12 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए है तो फिर फेस वैल्यू क्या होगी, 10। अब कर देते, सुनिए, आई का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपए का अगर बॉन्ड है ना और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आई हो गया 12 रुपए, आई कितना हो गया। और ये हमेशा किस पर अप्लाई होता है, फेस वैल्यू पर। अब अगली बात, 1 माइनस टी का मतलब क्या होता है, टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट, टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट। आपको पता है कंपनियों को टैक्स डिडक्शन लॉ है या नहीं, फाइनेंस कॉस्ट एज अ डिडक्शन लॉ है या नहीं कंपनियों को। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस फाइनेंस कॉस्ट प्लस अदर इनकम, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लगता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपका जो टैक्स है वो इंटरेस्ट माइनस, सॉरी, आपका जो प्रॉफिट है जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद है। इसका मतलब है टैक्स अलाउ होता है। तो जो आपका नेट कैश फ्लो होता है ना, अगर आपको मैं रेफरेंस दूं तो IAS 33 का रेफरेंस दूं। IAS 33 के अंदर आप लोग डिल्यूटेड EPS पढ़ते थे, उसके अंदर हम कहते थे कि अगर एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है वो अगर आपका बन जाएगा यानी ऑर्डिनरी शेयर, तो आप लोग एक इंक्रीमेंटल अर्निंग होती थी और इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स होते थे। इंक्रीमेंटल अर्निंग कैसे लेते थे, नेट ऑफ टैक्स, और शेयर की अर्निंग डिविडेंड कैसे लेते थे, बगैर टैक्स के। याद नहीं आ रहा, आ गया। तो डिविडेंड कैसे लेते हैं, विदाउट टैक्स, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर टैक्स डिडक्शन अलाउ नहीं होती और फाइनेंस कॉस्ट एज अ डिडक्शन अलाउ होती है।
कंपनी के लिए ऐसा होता है, इन्वेस्टर के लिए ऐसा नहीं होता। कंपनी के लिए ऐसा होता है क्योंकि इन्वेस्टर के लिए तो ये इनकम है, इन्वेस्टर के लिए ये इनकम है। अब आपने क्या करना है, जितना इंटरेस्ट अमाउंट आ रही होगी इनटू 1 माइनस टी टैक्स रेट डिवाइडेड बाय के डी। के डी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ डेट, के डी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, के डी आपने हमेशा लेना है पोस्ट टैक्स, हमेशा कौन सा लेना है। इसमें भी एक मसला आता है, लोग घबरा जाते हैं, भला क्यों। इंपेयरमेंट लॉस में टैक्स कौन सा लेते थे, टैक्स रेट प्री टैक्स, और वो वाला और ये मिक्स हो जाता है। और खासकर वो बंदा जो एमएफए और R1 का पेपर साथ दे रहा हो, वो तो कंफर्म प्रॉब्लम उसको हो सकती है कि जनाब वहां पर क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा कॉस्ट फाइंड होती थी, प्री टैक्स, और यहां पर कौन सी होनी है, पोस्ट टैक्स। अब इसका केपी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा, क्या कैसे फाइंड होगा, डी ओवर, और इसका केडी फाइंड होगा कैसे होगा, आई इंटू 1 माइनस टी ओवर मार्केट। तो ये कौन से डेट्स हैं, इररिडीमेबल, कौन से हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। पी शेयर के केस में, पी शेयर के केस में हम लोगों ने क्या करना होता है, डी ओवर के, डिविडेंड के ऊपर कभी भी टैक्स को नेट नहीं करते, कभी भी टैक्स को नेट। तो इसमें तो मेरे ख्याल में और ऑर्डी शेयर में कोई जरा बराबर फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो उसका आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अब इसको आरपी भी लिख सकते थे, रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब एक दोनों का एक एक सवाल कर लेते हैं। अच्छा चलिए सवाल करते हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। पहला सवाल, पी शेयर का तो मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ नाम का प्रेफरेंस शेयर है, बाकी तो वही वाले फार्मूले लगेंगे। डेट वाला कर लेते हैं। अ कंपनी इशूड अ बॉन्ड for rupees 1050 at the rate of, at its market value, at its market value, find cost of debt, find cost of debt if tax rate is 30%। अच्छा यहां पर एक छोटी सी लाइन यहां पर छोटा सा लिख लो, एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15%। पैसा लिख लिया, मैं करवाता हूं, पहला तो सवाल मैं करवाऊंगा। A company issue a bond 1050 at its market value। तो ये 1050 इसकी मार्केट वैल्यू है या उसकी फेस वैल्यू है, किस रेट के ऊपर इशू किया, 15% के ऊपर। अच्छा इसकी मैं अगर आपसे फेस वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे, 1000, क्या बताओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल तो है कि 100 वाला 1050 में चला जाए, प्रैक्टिकली इतना ज्यादा डिफरेंस हो भी सकता है, लेकिन अभी तो नहीं होना चाहिए। और ये जो 15% इसे बोलते हैं कूपन रेट या नॉमिनल रेट, और ये है आपका टैक्स रेट। और उसने हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या फार्मूला होता है, आई इंटू 1 माइनस टी ओवर मार्केट वैल्यू। आई कितना है, 1000 का 15%। डेट किस पर अप्लाई करना है, हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर। अगर फेस वैल्यू नहीं गिवन तो 100 या 1000 लेट किया करे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप चेंज कर सकते हो। बट अगर उसने खुद ही फेस वैल्यू बता दिया तो जो बताया फिर वही लेंगे। कितना आ गया 150। अब 150 इंटू 1 माइनस 0.30 ओवर 1050, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देना। कितना 10%, पूरा पूरा। हाँ जी नेक्स्ट,
हाँ जी, 10% के बाद इसका मतलब हम बाद में सीखेंगे। अच्छा, ये जो 30% है, ये पोस्ट टैक्स लेना है या प्री टैक्स लेना है? जो रेट है वो पोस्ट टैक्स लेते हैं या प्री टैक्स लेते हैं? सॉरी, ये जो हमारा 15% है, और ये जो केडी आपने फाइंड किया 10%, ये बताते खुद पोस्ट टैक्स है या प्री टैक्स है? पोस्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट 150 लिया है ना, वो इंटू 1 माइनस 30% करके लिया है। इंटरेस्ट हमने लिया ही आफ्टर टैक्स है, तो जो रेट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा? आफ्टर टैक्स। अच्छा, अगला एक सवाल फिर देखते हैं। ये 10% आ गया था आंसर इसका। आगे चलते हैं, ये सवाल थोड़ा सा और तरीके से करते हैं। वो कहता है कि अ कंपनी इशू अ बॉन्ड, a company issued a bond at the rate of 18%. Tax rate is कर लें 30% ही कर लें। Cost of debt is 15%. Find market value of bond. कहता है बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पता है, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू का फार्मूला कौन बताएगा? मार्केट वैल्यू का फार्मूला आई इंटू 1 माइनस टी ओवर। अब अच्छा, मुझे केडी पहचाने तो सही है, 18% केडी है या 15% केडी है? 18% तो कूपन रेट है, 18% तो कूपन रेट है, नॉमिनल रेट है, और जो 15% है ये है असल कॉस्ट ऑफ डेट। अब मुझे बताएं, मैं यहां पर कितना क्या लिखूं? आई की जगह क्या लिखूं? आई की जगह क्या लिखूं? 18% है ना, और हम बॉन्ड की वैल्यू क्या एज्यूम कर लें? 100, उसका लेंगे 18%, तो कितना आ गया? अच्छा, 18 को मैं डायरेक्ट 0.70 से लिख दूं, कोई एतराज तो नहीं है? ये 1 माइनस 30 लिख लो या 0.70 लिखिए, आपकी अपनी मर्जी है। डिवाइडेड बाय केडी। केडी कितना है? अच्छा, केडी क्या होना चाहिए, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? केडी क्या होना चाहिए, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? और ये कौन सा है? अगर साइलेंट हो ना तो पोस्ट टैक्स ही अज्यूम करना, अगर साइलेंट हो तो पोस्ट टैक्स ही अज्यूम करना। अगर वो खुद से कह देगी प्री टैक्स है तो हम उसको पोस्ट टैक्स बनाएंगे। वो खुद से रेट हमें कॉस्ट ऑफ डेट का दे दे और खुद कह दे ये प्री टैक्स है, तो हम उसको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बना लेंगे। लेकिन अगर साइलेंट है या पोस्ट टैक्स बता देता है तो फिर जो बताया वो लिखिए। तो डिवाइडेड बाय 0.15, तो कितनी मार्केट वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड की? कितना? ये बात समझ लग गई? और ये 100 रुपए से कम ही आना था, 100 रुपए से कम ही है। भला क्यों? अगर आपका ये कूपन रेट से कॉस्ट ऑफ डेट कम आएगा तो आपके बॉन्ड की वैल्यू आपके फिर उसकी फेस वैल्यू से भी कम आएगी। भला क्यों? एक बंदा 18% के ऊपर एक तरह से इंटरेस्ट पे कर रहा है। किस पे पे कर रहा है? 18% पे एक बंदा इंटरेस्ट पे कर रहा है और उसको उसके ऊपर रिटर्न 15% मिल रहा है। इसका मतलब है उस बॉन्ड के हालात अच्छे, मतलब 18% उसका कूपन रेट है और उसके ऊपर रिटर्न कितना पड़ रहा है? रिटर्न कितना वो ले रहा है बंदा? 15%। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो वैल्यूएबल बॉन्ड होगा? अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट दूसरे लफ्जों में दूसरे बंदे के लिए रिटर्न का केस होता है ना, अगर आपका ये कॉस्ट ऑफ डेट आपके कूपन रेट से ज्यादा हो, करके देख लो, तो फिर जो आपके ऐसे वो बॉन्ड की वैल्यू है ना, वो 100 से, मतलब फेस वैल्यू से, 100 से मुराद क्या है? फेस वैल्यू से ज्यादा है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। अगला सवाल लिखे, अ कंपनी issued a bond at the rate of 16%.
tax rate is 25%, cost of debt is 20% कर लेते हैं, प्री टैक्स। फाइंड market value of bond, find market value of bond। अब इसमें प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम है? आपको जो रेट है ये प्री टैक्स गिवन है, रेट जो है आपको प्री टैक्स गिवन है, और आपको कौन सा चाहिए होता है? पोस्ट टैक्स। तो जब भी ये फार्मूला शायद आपको याद हो कि ना याद हो, IAS 36 के अंदर भी पढ़ा था, पोस्ट टैक्स रेट बराबर होता है प्री रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस, आपको प्री टैक्स रेट कितना गिवन है? 20% इंटू 1 माइनस 0.25। तो बता दें मुझे प्री पोस्ट टैक्स रेट कितना आ गया? 15 फिक्स। कितना आ गया? अगर प्री टैक्स गिवन होगा तो ये तरीका है कि उस टैक्स को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस टैक्स रेट से, तो आपका वो पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वो उसमें से टैक्स आपने नेट कर दिया, तो अब आप लोग मार्केट वैल्यू का फार्मूला लिख दो, आपका सवाल हो गया। हाँ जी, क्या फार्मूला है? आई इंटू 1 माइनस टी ओवर के डी। आई कितना है इसमें? 16 रुपया लिख दूं? 100 रुपया फेस वैल्यू ज्यूम करते हैं, 16% उसका कूपन रेट है, इंटू 1 माइनस 0.25 या 75% ओवर केडी कितना लिखूं? 20% या 15%? 15%। आंसर आ गया। कितनी आ गई मार्केट वैल्यू? 1880। डन। अब हमने ओवरऑल जो क्वेश्चन स्किप किया, स्किप तो कोई नहीं किया, हमारे पास जो इररिडीमेबल डेट या पी शेयर्स हो, इररिडीमेबल डेट या पी शेयर्स हो, उनका जो फार्मूला बनता है ना, अगर आप मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी ओवर के पी और के पी इज इक्वल टू डी ओवर, एग्जैक्ट कौन सा फार्मूला लग रहा है? डीवीएम वाला। अगर वो इसमें कोई और हेर फेर करेगा तो वो बताएगा, उसको फॉलो कर लेना, वरना ये वही है। और ये है इररिडीमेबल। क्या है? क्योंकि रिडीमेबल की तो लाइफ आता है ना, तो उसके ऊपर तो परपेचुइटी का फार्मूला लग ही नहीं सकता। और डेट के लिए मार्केट वैल्यू का फार्मूला होता है आई इंटू 1 माइनस टी ओवर के डी, और ये के डी को क्या होना चाहिए? पोस्ट टैक्स। और अगर प्री टैक्स गिवन है तो पोस्ट टैक्स। अच्छा, ये है कंपनी का केस, इन्वेस्टर का केस कभी नहीं आता, पेपर में तो नहीं आता, लेकिन एमसीक्यूज में शायद 1 नंबर का आ जाए या 2 नंबर का आ जाए। तो उसके लिए उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना, वो होगा सिंपल आई ओवर के डी, और ये जो के डी होगा वो क्या होगा? प्री टैक्स, क्योंकि ऊपर आप टैक्स माइनस तो कर ही दे। अब क्योंकि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे बताओ। इन्वेस्टर के लिए ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये इनकम है, तो इनकम है तो एक्सपेंस कैसे अलाउ हो गया? वो एक्सपेंस अलाउ होते हैं ना, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, उसके लिए तो एक्सपेंस नहीं है ना। और मेरे ख्याल में अगर जिंदगी में आई कैप ने कभी इन्वेस्टर का केस दे दिया ना, तो किसी ने ये बात कंसीडर ही नहीं करनी, उसकी वजह क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं, ना मार्केट के अंदर है ना बुक के अंदर है। लेकिन बुक के अंदर उसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दे दी। और अगर आप इसी से केडी फाइंड करें तो केडी बराबर आता है आई इंटू 1 माइनस टी ओवर मार्केट वैल्यू। ठीक है जनाब। तो इस तरह से हमारा इररिडीमेबल डेट फाइनेंसिंग कंप्लीट हो गया, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूरा हो गया, और कॉस्ट ऑफ डेट में इररिडीमेबल कंप्लीट। और कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इररिडीमेबल। और कुछ एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया, कुछ रीडिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप बुक भी पढ़ रहे हो, ये ही ना लगे कि आप बस पढ़ के चले जाते हैं। किसका? किसमें?
पी शेयर में, पी शेयर के लिए बस केपी को यानी वो आप लिख दे आर लिखने रिटर्न, वो उसका जो कॉस्ट ऑफ डेट होगा, उसका जो कॉस्ट ऑफ पी शेयर होगी ना, उसके लिए क्या बनेगा, रिटर्न ऑफ पी शेयर, बस वो एक ही बात होती है उसको। ये चीज हमने पढ़ ली है जनाब। पेज नंबर के हिसाब से मैं बताऊं तो ये पेज नंबर 27 का ये पोर्शन पढ़ लिया हमने। और ये जो अभी कन्वर्टेबल बॉन्ड मैंने नहीं पढ़ाया, ये रिडीमेबल नहीं पढ़ाया, और ये भी एग्जांपल नंबर 7 पढ़ लिया, ये कर लेना एक दफा। ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको, ये वाला। ये पेज नंबर है जनाब 26। और बाकी ये जो चीज है ना, ये आप वैसे अपने पसंद के लिए पढ़ लेना जरूर, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी वैसे आपको अच्छा लगेगा। ये पेज नंबर है 25। बस यहां से पढ़ना शुरू कर देना ना, कॉस्ट ऑफ डेट से। एक 27 पेज पढ़ लेना पूरा। और ये सिर्फ इतना, ये जो मैंने अभी फार्मूले लिखवाए हैं ना, ये वो फार्मूले प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स वाले। बाकी और ये 7वीं एग्जांपल करके, और इसके बाद ये पी शेयर पढ़ लेना, बस दरमियान वाला बीच छोड़ दे।